सभी बीएससी पार्ट बायो विद्यार्थियों का आज की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लासेस में मैंने आज जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसके ऊपर हम डिस्कस किया था। आज हम लोग जो सेकंड यूनिट है जिसके अंतर्गत रिक्शिया की जो लाइफ साइकिल है उसके संदर्भ में हम लेक्चर देंगे। रिक्शिया एक ऐसा प्लांट है जो नम, छायादार, दलदली स्थानों पर उगता है। ये ब्रायोफाइटा समूह का जो पौधा है इसकी क्लास हिपेटिकोप्सिडा है और हिपेटिकोप्सिडा के अंतर्गत जो पादप शरीर संरचना जो होती है वह लीवर नुमा होती है। इसकी जो इस प्लांट की जो दोनों सतह हैं वह अपाक्ष जो सतह होती है वह ऊपर की ओर जो सनलाइट के कांटेक्ट में रहती है और नीचे की जो सतह है वह डार्क कम होती है। इस पौधे का जो ऑर्डर है वो मार्केंशियल्स है। इसको हम रिक्सियेसी फैमिली के अंतर्गत रखते हैं और जीनस रिक्शिया है। हमारे भारत में इसकी अनेक जातियां पाई जाती है जिनमें से मुख्यतः रिक्शिया सीलिएटा, रिक्शिया डिस्कोलर, रिक्शिया क्रिस्टेलाइना, रिक्शिया फ्रॉस्टाई और रिक्शिया फ्लूइटेंस। जो रिक्शिया फ्लूइटेंस है ये मुख्यतः जलीय जाति है जो छिलचिले पानी के अंतर्गत पाई जाती है। भारत में लगभग 200 इस वंश की लगभग 200 जातियां पूरे विश्व में वितरित है, जिनमें से अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है और कुछ जातियों को छोड़कर जैसे अपवाद के स्वरूप में इसमें जो रिक्शिया फ्लूइटेंस है ये जलीय जाति है। इसका जो गैमेटोफाइट है ये मुख्य पीढ़ी होती है। इसके अंतर्गत इसकी बाह्य संरचना के ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें रिक्शिया का जो युग्मकोद्भिद है वह शयान होता है, चपटा होता है, द्विभाजी शाखित होता है, पृष्ठाधर होता है, गहरे हरे रंग का होता है। रिक्शिया के अनेक जो थैलस हैं वो रोजेट फॉर्म में पाए जाते हैं। अर्थात रोजेट फॉर्म का अर्थ होता है जैसे गुलाब की जो पत्तियाँ, गुलाब का जो फूल होता है उसमें जो भिन्न भिन्न कलर की जो पत्तियाँ व्यवस्थित होती है रोजेट फॉर्म में, गुलाब के फूल की संरचना के रूप में। इसलिए इसमें भी जो अनेक थैलस एकत्रित होकर रोजेट फॉर्म बनाते हैं। लेकिन रिक्शिया रेटिकुलेटा का जो थैलस है वह अपेक्षाकृत मोटे, खांचदार और अति व्यापित होता है तथा इस प्रकार से जो लगभग जो रिक्शिया के जो थैलस है इसकी लंबाई लगभग 5 से और 7 mm होती है तथा जो चौड़ाई है वह 1 से 2 mm होती है। अधिकांश जातियों में थैलस की जो प्रत्येक शाखा है उसकी अपाक्ष सतह पर एक मध्य सिरा पाई जाती है जो थैलस के आधार से शीर्ष तक फैली होती है। रिक्शिया जो डिस्कोलर है इसके नर थैलस में मध्य सिरा केवल अग्रभाग में तथा मादा थैलस में संपूर्ण लंबाई में पाई जाती है। रिक्शिया फ्रॉस्टाई की ऊपरी सतह चपटी, इसमें मध्य सिरा नहीं होती है। थैलस की प्रत्येक शाखा के शीर्ष भाग में एक खांच होती है जिसे अग्र खांच कहते हैं। इसमें
ग्रोइंग पॉइंट होता है। ये जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, जो वृद्धि बिंदु होता है, ये वृद्धि बिंदु जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है तो उस समय ये जैसे थैलस नीचे से आधार की ओर से जब सड़ना शुरू होता है, गलना शुरू होता है, या किसी भी एक्सीडेंट के तहत जब ये गलन सड़न या एक्सीडेंट की तरह ये जो नष्ट होने का जो प्रक्रम जब ग्रोइंग पॉइंट तक पहुंचता है, तो वहाँ जाकर जो एक ग्रोइंग पॉइंट है जैसे ही अलग होता है, ये एक नया पौधा, एक नई जनरेशन पैदा कर देता है। ये थैलस की अपाक सतह की ओर स्थित होती है, जैसा कि चित्र में ये रोजेटी फॉर्म दिखाया गया है। और इसी के साथ इसमें जो किनारों पर मार्जिन्स होते हैं, इन मार्जिन्स पर स्केल्स पाए जाते हैं और राइजोइड्स पाए जाते हैं। जो राइजोइड्स हैं, ये राइजोइड्स जल अवशोषण का कार्य करते हैं, और स्केल्स जो मार्जिन्स होते हैं, उन मार्जिन्स की सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसमें थैलस की जो निचली सतह जो बाह्य त्वचा होती है, उन सेल में दीर्घीकरण होता है। इस प्रकार से इसमें राइजोइड्स दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो चिकनी भित्ति युक्त, इनकी बाह्य तथा अंत दोनों भित्तियाँ खिंची हुई होती है, तथा दूसरे जो गुलिकीय कहते हैं, इन मूलाभासों की अंत भित्ति पर अनेक खूंटी समान उभार पाए जाते हैं। रिक्सिया मेलानोस्पोरा, रिक्सिया रोबस्टा में मुख्यतः चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास पाए जाते हैं, और ये मूलाभास द्वारा थैलस अधो स्तर पर चिपका रहता है। ये मृदा एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। मूलाभासों में के अतिरिक्त थैलस की अभ्यक सतह के उपांतों पर सल्कीय झिल्लीमय बहुकोशिकीय सल्क पाए जाते हैं। ये सल्क एक कोशिकीय, मोटे, बैंगनी तथा एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। जो सल्क की दीर्घस्थायी प्रकृति एवं आमाप थैलस के आमाप और आवासीय प्रकृति पर निर्भर करता है। नए स्थलीय आवासों के पौधों में स्केल्स प्राय छोटे और अल्प विकसित होते हैं, लेकिन शुष्क आवासों में उगने वाले जो थैलस हैं, इनमें स्केल्स बड़े व दीर्घस्थायी होते हैं। रिक्सिया रोबस्टा व रिक्सिया सेंगुनिया में स्केल्स का अभाव पाया जाता है। इनका थैलस दीर्घ, संकीर्ण, कोमल व रिबन के समान चपटा एवं रिक्सिया फ्लूटेंस का द्विभाजी शाखित होता है। इनकी लंबाई 30 से और 50 mm व चौड़ाई 2 mm होती है। इसमें मूलाभास व स्केल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जब ये अधिक ह्यूमस आवासीय स्थलों में पाए जाते हैं तो इसके जो मूलाभास हैं वह अधिक विकसित हो जाते हैं। यदि हम रिक्सिया के थैलस की आंतरिक संरचना का वर्णन करते हैं तो इसमें इसका जो थैलस है ये निम्न भागों में विभाजित होता है। ये भाग, पहला जो भाग होता है वो प्रकाश संश्लेषी भाग होता है, दूसरा जो भाग होता है मध्य संचयी क्षेत्र होता है, और निचला जो क्षेत्र होता है वह एपिडर्मल क्षेत्र पाया जाता है। ये जो प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत जो ये पत्तियाँ होती है, प्रकाश संश्लेषण जब ये प्लांट करता है तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषित तंतु पाए जाते हैं उनके शीर्षों पर प्रकाश संश्लेषी सेल कोशिकाएं पाई जाती है, और ये कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये गहरे हरे रंग की होती है, जबकि जो शीर्ष कोशिकाएं होती है वह रंगहीन होती है, और उनका जो वायु, इनके बीच बीच में वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। जो फिलामेंट्स हैं, ये फिलामेंट्स, दो फिलामेंट्स के मध्य में बहुत बारीक बारीक से वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। इन वायु कोष्ठकों के द्वारा ये जो ऑक्सीजन है, इन ऑक्सीजन को अवशोषित करते रहते हैं। अधिकांश जातियों में प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र में
वायु कोष्ठ केवल एक पंक्ति में हो, परंतु जो रिक्सिया रोबस्टा और रिक्सिया क्रूसिएटा तथा रिक्सिया फ्लूटेंस में ये वायु कोष्ठक अनियमित पंक्तियों में पाए जाते हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस में वायु कोष्ठक अपाक्षी तथा अर्थात ऊपरी बाह्य त्वचा द्वारा पूर्णतः बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा क्षेत्र है उसे हम संचयी क्षेत्र कहते हैं। जो ऊपरी क्षेत्र के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है वह ये जो संचयी क्षेत्र है इसमें प्रकाश इसके अंतर्गत जो स्टार्च बनता है मृदुतक के कोशिकाओं में एकत्रित हो जाता है। इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र द्वारा किया गया जो निर्मित कार्बोहाइड्रेट इस संचयी क्षेत्र में एकत्रित हो जाता है, इसलिए इसे हम संचयी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। निचली बाह्य त्वचा क्षेत्र ये संचयी क्षेत्र के नीचे एक परतीय ढोलकाकार कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये कोशिकाएं मृदुतक की होती है। इसकी बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं दीर्घित होकर राइजोइड्स बनाती है, जिनके द्वारा थैलस जल व खनिज लवण अवशोषित करता है। राइजोइड्स चिकनी भित्ति युक्त एवं गिलिकीय दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन जो रिक्सिया फ्लूटेंस है उसमें राइजोइड्स व स्केल्स का अभाव होता है। इस प्रकार से जो रिक्सिया है, रिक्सिया की जो तीनों सतहें हैं, ये जो तीनों सतहें अपना अपना कार्य करती है। जैसा मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया कि जो अपर क्षेत्र है, जो सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है, जिसमें जिनकी जो ऊपर की जो कोशिकाएं होती है वह रंगहीन होती है, और उसकी जो बीच की जो तंतुमय जो कोशिक तंतु होते हैं, उन तंतुओं के अंतर्गत उन तंतुओं की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और बीच बीच में दो पंक्तियां हैं, अपने हाथ में जैसे अंगुलियां होती है, इनमें ऐसे कैसे ये थैलस का ऊपरी क्षेत्र होता है, और इसमें ये जो बीच बीच में जो वायु कोष पाए जाते हैं, इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। और दूसरा जो संचयी क्षेत्र होता है, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र के द्वारा जो भोजन का निर्माण किया जाता है, अर्थात जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के तहत जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ये जो दूसरा क्षेत्र संचय क्षेत्र के अंतर्गत अवशोषित कर लिया जाता है। और जो नीचे वाला सबसे जो लोअर जो एपिडर्मिस होती है, उसमें से कुछ कोशिकाएं एनलार्ज होकर और राइजोइड्स बना देती है, और ये राइजोइड्स जो है जल अवशोषित का कार्य करते हैं। और इस प्रकार से इसकी जो आंतरिक संरचनाएं थैलस का रिक्सिया का जो थैलस का जब हम वीटीएस काटते हैं, उदग्र जो काटते हैं, तो उसमें संरचनाएं दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिक्सिया के जनन की, क्योंकि रिक्सिया में किस प्रकार जनन पाया जाता है। जैसा कि हमने सामान्य लक्षणों के अंतर्गत पढ़ा था, क्योंकि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो 3 प्रकार के जनन पाया जाता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर मुख्यतया जो रिक्सिया में जनन की कायिक व लैंगिक विधियाँ पाई जाती है, और इसमें कायिक जनन जो होता है रिक्सिया में, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, अर्थात जो कायिक जनन है, ये निम्नलिखित विधियों द्वारा आता है। पहला जो होता है वो थैलस की प्रगामी मृत्यु एवं गलन एवं सड़न से, तथा इसमें इस प्रकार के जो कायिक जनन के अंतर्गत, जैसे रिक्सिया का जो थैलस है वो थैलस पुराना हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। ये जब गलन सड़न आधारीय भाग से प्रारंभ होती है, तो ये गलन होते होते वृद्धि बिंदु तक आती है, और जैसे वृद्धि बिंदु तक आती है तो वृद्धि बिंदु तक पहुँचते ही जो ऊपर का जो 2 भाग है, थैलस के ऊपरी जो दोनों भाग हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होकर वापस नए पौधे को, अर्थात एक यंग जो जनरेशन है उसको जन्म देते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो जनन है वो अपस्थानिक शाखाओं द्वारा होता है। जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस के अंतर्गत थैलस की अभ्यक्ष सतह पर कुछ अपस्थानिक शाखाएं उत्पन्न हो जाती है। ये अपस्थानिक शाखाएं मात्र पौधे से अलग होकर एक नए थैलस का निर्माण करती है। तथा तीसरे प्रकार का जो कायिक जनन होता है, इसमें ट्यूबर द्वारा होता है। जैसे रिक्सिया ब्लूइफेरा
रिक्शा डिस्कोलर, रिक्शा वेरिगेटा आदि स्पीशीज में वृद्धि काल की समाप्ति पर ये जो चिरस्थायी संरचनाएं उत्पन्न हो जाती है, इन चिरस्थायी और गोल घुंडी नुमा जो संरचनाएं होती है, इन संरचनाओं को हम ट्यूबर कहते हैं। इनका निर्माण थैलस की शाखाओं के शीर्ष पर होता है तथा जब ये प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो उसमें ये सुसुप्त पड़ी रहती है और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है उस समय ये वृद्धि करके और नए थैलस का निर्माण करते हैं। चौथे प्रकार का जो कायिक जनन है मूलाभासों द्वारा होता है। जैसे रिक्शा ग्लाइका में मूलाभासों के शीर्ष भाग पर ट्यूबर नुमा संरचनाएं बन जाती है। ये ट्यूबर नुमा संरचनाएं इनको हम खंडी भवन भी कह सकते हैं और इनका पुनरावर्ती विभाजन से ये नया थैलस निर्माण करती है। इस प्रकार से रिक्शिया में ये चार प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू। वाह सर, और कुछ बोलना है? बहुत बढ़िया।